आज हम बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं? मोनोमर। पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, मोनोमर नहीं कहते, पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर तो मतलब क्या होगा? एक लक होगा। क्या होता है पॉलीमर बहुलक? तो पॉलीमर बहुलक का मतलब होता है, जैसे मैं एकदम आपको एक सरल से सरल भाषा में बता दूं, जैसे जैसे हमने नुक्ति का लड़ुआ देखा है। तो नुक्ति का लड़ुआ होता है, वो काय से बना है? नुक्ति से। और नुक्ति एक कण है और बहुत सारे कण मिल गए तो एक लड्डू बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? तो इस तरीके से कोई बहुत सारे छोटे छोटे कणों को हम इकट्ठा कर दें तो जो मटेरियल बन के तैयार होता है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुलक किसी एक लक से बना होगा, जैसे नुक्ति का लड्डू एक बूंदी से बना है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सारे एक लक से मिलकर के बहुलक बनता है। एक लक को अंग्रेजी में मोनोमर और बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे होता है। ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी कार्बनिक अणु को जब हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से इकट्ठा कर देते हैं तो पॉलीमर का निर्माण होता है। ठीक है। तो क्या है भाई पॉलीमर? बहुलक। पॉलीमर यानी या बहुलीकरण प्रक्रिया को समझें तो बहुलक एक उच्च अणुभार, क्या लिखा है? उच्च अणुभार। उच्च अणुभार मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें अणु हो, बहुत ज्यादा अणु हो, बड़े आकार के अणु हैं जिनका हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत महत्व है। हमारे नित्य प्रतिदिन की जो भी हम जीवन क्रियाएं कर रहे हैं, आपने रबड़ देखा है, आपने प्लास्टिक देखा है, ये सभी क्या हैं? बहुलक हैं। ठीक है। ये कई छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम एकलक या मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? तथा ये रचनात्मक रूप से कई आणविक श्रृंखलाओं के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। मतलब बहुत सारे कण मिला दिए, उनकी एक क्या बन गई? चेन। श्रृंखला माने क्या? चेन। जब एक ही यौगिक के दो अथवा दो से अधिक अणु आपस में संयोग कर एक बड़ा अणु बनाते हैं तो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक कहा जाता है। एक ही यौगिक के एक या दो से अधिक अणु आपस में जब मिलते हैं तो उससे जो बनता है वो बहुलक होता है, और यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। ठीक है। जोड़ने की क्रिया कहलाती है बहुलीकरण। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु क्या कहलाते हैं? एकलक या मोनोमर। ठीक। और जो मटेरियल बन के तैयार होता है, उत्पाद, उसको क्या कहते हैं? बहुलक या पॉलीमर। ठीक है। देखिए, जैसे मैंने कहा पॉलीमर का मतलब होता है, पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, मैनी। और मर का मतलब क्या होता है? यूनिट, मतलब इकाई, बहुत सारी इकाई। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर ये प्लास्टिक की पन्नियां हैं, आपको दिख रही होंगी, ये हमारा स्विच बोर्ड है। ठीक है। ये कपास से धागे बन जाते हैं, ये सब क्या है? पॉलीमर हैं। क्या है? बहुलक, जो किसी न किसी एकलक से मिलकर के बने। जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एथिलीन। क्या है? एथिलीन। एथिलीन आपका सूत्र आप जानते हैं, C2H4। क्या होता है? सभी जानते हैं, नहीं जानते? एल्कीन समूह का पहला सदस्य क्या होता है? एथिलीन। आपको समझ में आ गया? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ाया है? कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ाया है? अब जिन व्यक्तियों को समझ में नहीं आ रहा उन्हें दिक्कत है भाई कि एथिलीन क्या होता है। भाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन का एक यौगिक जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन कितना है? हमने कहा साहब कार्बन 2 है, C2 और H4। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? एल्कीन। क्या कहते हैं? एल्कीन का पहला सदस्य है ये एथिलीन। क्या है? जैसे हमने पढ़ा ना, मीथेन, ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये सब किसके सदस्य थे? एल्केन के। क्या कहते? एल्केन जानते हैं ना आप लोग? देखो
मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर आप में से नहीं पता है, देखिए हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दूं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो और क्या हो, कार्बन हो। क्या हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। हाइड्रोजन कार्बन के यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्केन, क्या होता है एल्केन, एक होता है क्या एल्कीन, और एक होता है क्या एल्काइन। क्या होता है एल्काइन। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसका सूत्र होता है CnH2n। इसका होता है CnH2n-2, है ना। इसमें होते हैं, हमने कहा जैसे कि देखो, जिसमें भी कार्बन की संख्या 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, मीथ। क्या कहते हैं, मीथ। 2 होती है तो 8, 3 होती है तो प्रोप, और 4 होती है तो व्यूट। क्या होती है, व्यूट। बताया था कल मैंने। जैसे ये इसमें कार्बन 1 है, एन का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। एन का मतलब क्या है, कार्बन की। जहां भी एन लिखा हम क्या लिखते हैं, कितने कार्बन है। जैसे मान लीजिए कार्बन 1 है तो हमने लिख दिया कार्बन 1, लिखा। H2 × n की जगह 1 लिखा, +2, तो क्या हो गया CH2 एकम 2 और 2 4, तो CH4। कार्बन कितना था, 1, इसलिए क्या कहलाएगा, एल्केन से क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बन जाएगा, आखिरी में एन आ रहा ना, एल्केन, मीथेन। ऐसे अगर मैं कार्बन कितना ले लूं मैं कार्बन ले लूं 2, यहां भी लिख दूं कितना, 2, तो ये C2 हो गया, लेकिन 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ऐसे ही अगर मैं कार्बन कितना ले लूं, 3 ले लूं, क्या ले लूं, 3, तो यहाँ भी 3, तो C3, 2 3 6, 6 और 2 8, तो ये कितना हो जाएगा, H8। ये क्या कहलाएगा, प्रोपेन। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रोपेन। क्या कहलाएगा, प्रोपेन। ठीक है ना। ऐसे ही ये एल्कीन समूह होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n। तो पहले वाले में 2 जोड़ते हैं, दूसरी बार आखिरी वाले में 2 घटाते हैं, बीच वाले में कुछ नहीं करते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये कल पढ़ाया था ना मैंने आपको, फिर भी आपने याद रख लेना। जैसे मतलब अभी हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई एथिलीन। क्या कहा था, एथिलीन। अब एथिलीन शब्द से जिस हमने संबंध इसमें रखा, साहब C कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। तो यहाँ रखा मैंने C2H2 × 2, तो कितना हो जाएगा, C2, 2 दूनी 4, C2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एथिलीन। क्या कहलाएगा, एथीन या एथिलीन। इसे मैं कह सकता हूं क्या, एथीन या फिर एथिलीन। क्या कह सकता हूं, एथिलीन। ठीक है, समझ गया मेरी बात। इसी अगर इसकी जगह मैं कार्बन यहाँ 2 लिया था, मैं 3 ले लूं तो क्या कहलाएगा, प्रोपीन। क्या कहलाएगा। या अगर मैं 4 ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात। ऐसे ही अगर यहाँ लूंगा तो क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा एथाइन। क्या कहलाएगा, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। सही में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात। क्योंकि ये क्या था, ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, है ना। ये कहलाएगा एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ये नाम में छुपा है ना, एन, इन और काइन। ठीक है। तो इसीलिए अभी हमने कौन सा ग्रुप लिया था, हमने ये वाला ग्रुप लिया था। क्या लिया था, ये C2H4।
ये लिया था यहाँ पे, इससे पहले जो मैंने समझाया वो इसी के लिए समझाया मैंने आपको। देखो क्या लिया था मैंने, C2H4। ये क्या है, एथिलीन। क्या है ये, दिख रहा है आपको, C2H4। C कितने हैं, 2, और H कितने हैं, 4। तो ये क्या कहलाएगा, एथिलीन। क्या कहलाएगा, एक है ना, कितना है, एक ही है, एक ही एथिलीन है ना। लेकिन ये अगला एथिलीन, ये अगला एथिलीन, ये अगला एथिलीन, ये अगला एथिलीन, मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, बहुत सारे एथिलीन। तो क्या कहलाएगा, पॉलीथीन। क्या कहलाएगा, एक था तो एथिलीन, और बहुत सारे हैं तो पॉलीथीन। तो पॉलीथीन माने पन्नी, प्लास्टिक। जो पॉलीथीन नहीं होती पॉलीथीन, तो पॉलीथीन कैसे बनता है, सही भाई मेरे, जब हम बहुत सारे एथिलीन को मिला देते हैं, यानी एथिलीन का जो पॉलीमर है वो पॉलीथीन कहलाता है। सही में आई क्या मेरी बात, जब बहुत सारे एथिलीन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन बन जाता। समझ में आए, एकलक से बहुलक कैसे बनता है, मोनोमर से पॉलीमर कैसे बनता है, क्लियर है ना। ये बूंदी हो गई और इससे बन के तैयार होगा बूंदी का लड्डू, ठीक है। ये एक बूंदी है और ये बहुत सारी बूंदियां, सबको मिला दिए एक लड्डू। ये एथिलीन है, जब बहुत सारे एथिलीन मिलेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। क्या बनेगा, समझ में आई। अब देखो, जो बहुलक हो सकते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नेचुरल यानी प्राकृतिक और दूसरे कृत्रिम संश्लेषित या आर्टिफिशियल। प्राकृतिक का मतलब है जो ईश्वर ने बनाए हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, और नेचुरल ही हम इन्हें कहते हैं। पर कृत्रिम या संश्लेषित या आर्टिफिशियल जिनका निर्माण इंसान ने किया है, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक बहुलक, जैसे कि जिसे हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, या हम कह सकते हैं ये सब क्या है, प्रकृति में बनाए पाए गए हैं। लेकिन मनुष्य जिन्हें बनाता है यह है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब क्या है, कृत्रिम। क्या है, इन्हें हम कह सकते हैं क्या, कृत्रिम। कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, मनुष्य ने बनाए हैं, आर्टिफिशियल। जैसे प्लास्टिक किसने बनाया, इंसान ने बनाया, है ना। प्लास्टिक में पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, ये प्लास्टिक के अनेक अनेक टाइप होते हैं। फाइबर, फाइबर मतलब धागे, रेशे, जैसे कि आपने देखा नायलॉन, नायलॉन का कपड़ा है, नायलॉन कपड़ा कहते कि नहीं कहते, पॉलिस्टर। तो ये सब क्या है, इंसान ने बनाए। किसने बनाए, इंसान ने बनाए। और रबड़, जो हमारी रबड़, जो टायरों के जो टायर बने हैं अपने ट्रैक्टर के, कार के टायर बने हैं, वो कैसे बने हैं, रबड़ से बने कि नहीं बने। तो चुटिया में लगी है रबड़, तो ये रबड़ भी क्या है, ये प्राकृतिक नहीं है, मनुष्य द्वारा निर्मित है, सिंथेटिक है, ठीक है सभी ये क्या, बहुलक ही है। ये सब क्या है, पॉलीमर हैं, बहुलक हैं, पॉलीमर हैं। सही में आ रही कि नहीं आ रही बात। देखिए, तो हमने कहा साहब दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब बहुत सारे बहुलक हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हमें उन्हें याद रखना है। पेपर अभी तक ये समझने वाली बात थी, अब ये हमारे एग्जाम में आने वाली बातें हैं, जो हमारे पेपर में आती हैं, हमसे जो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये दिए हैं बहुलकों के नाम, क्या दिए हैं, और ये उनके दिए हैं उपयोग। जैसे पहला बहुलक दिया है पॉलीथीन, क्या दिया है, पॉलीथीन दिया है, पॉलीथीन। तो आप समझिए पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है, बहुत सारे एथिलीन को मिला दें तो क्या बन जाता है, पॉलीथीन। अब पॉलीथीन का उपयोग कायम करते हैं, तुम नहीं जानते क्या, जानते हो ना, पॉलीथीन का उपयोग कायम करते हैं भाई, विद्युत रोधक में करंट नहीं आता पॉलीथीन से, पैकिंग, घरेलू का सामान पैक मैक कर लो, है ना, प्रयोगशाला में। जैसे ये है, क्या है, पॉलीस्टाइरीन, ये भी विद्युत रोधक में, पैकिंग पदार्थ में, खिलौने वगैरह बनाने में, घरेलू वस्तु बनाने में, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे अपन बोलते हैं PVS, PVC होगा, ये क्या होगा, PVC, PVC होता है ना, PVC का है ये, PVC का खिलौना, PVC का पाइप, नहीं आते क्या PVC। तो ये PVC जो होती है, इसका रेन कोट, बैग, बाइनल, फर्श, चमड़े के कपड़े। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन आपने देखा है, अपना जो तवा होता है ना, जिस पे खाना नहीं चिपकता, काला काला लगा रहता है, अरे क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, फ्राई पैन,
उसके अंदर जो काला काला रहता है, अपन उस पे खाना बनाते हैं तो कोई भी चीज़ उस पे चिपकती नहीं है, तो उस पे क्या लगा होता है, टेफलॉन। क्या लगा होता है, टेफलॉन लगा होता है विद्युत रोधक खाने के बर्तन बनाने में। पॉली एक्रिलोन ट्राइल, ये संश्लेषित रेसे, जैसे कि रेयन, नायलॉन, टेरिकॉट, जितने भी धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं ना, वो सब कैसे बनते हैं, पॉली एक्रिलोन ट्राइल। स्टायरिन, न्यूटाइल रबर, ये ऑटोमोबाइल टायर और चप्पल बनाने में। ऑटोमोबाइल टायर का मतलब है अपने गाड़ी घोड़े ट्रक बस के टायर, है ना, और चप्पल वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे नाइट्राइल रबर आती है, इसका उपयोग सील बनाने में, जो सील आती है ना, सील लगाने वाली सील, टैंक के अस्त्र बनाने में। पॉलीइथल एक्राइलेट, इसका फिल्म बनाने में, घर के पाइप और कपड़े बनाने में। टेरिलॉन, टेरिलॉन का उपयोग रेसे, बेल्ट, तार, टेंट बनाने में। गिलपटल, प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। नायलॉन 6, और नायलॉन 6 भी दिया, ये भी रेसे, प्लास्टिक, टायर, रस्सी बनाने में। जो प्लास्टिक की रस्सियाँ आती हैं वो क्या की आती हैं, नायलॉन की आती हैं, प्लास्टिक। जैसे नायलॉन 6 है। ये ब्रश, जो ब्रश होते हैं, पुताई के ब्रश होते हैं, संश्लेषित रेसे, पैरासूट, रस्सी, दरी बनाने में। बैकेलाइट, गियर, सुरक्षा परत रूपण बनाने में। जैसे मेलामाइन, फार्मेल्डिहाइड रेसिन, प्लास्टिक के बर्तन बनाने में। तो ये बहुत सारे दिए थे, इन्हें आप पढ़ लेना अच्छे से। लेकिन अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। देखो, आपने प्लास्टिक बहुत सारा देखा होगा। प्लास्टिक एक प्रकार का क्या होता है, बहुलक होता है। क्या होता है, बहुलक। ये तो हम समझ गए। प्लास्टिक जो होता है उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। आपने सामान्यतः प्लास्टिक देखा होगा, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अच्छा, क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि आप देखो, एक तो हमारी पन्नी है, पन्नी भी प्लास्टिक है। अच्छा, आप इसको देखो, ये जो हमारा कंप्यूटर का ये जो डब्बा बना हुआ है, ये भी तो प्लास्टिक है कि नहीं है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हमारी कुर्सी भी प्लास्टिक है, पन्नी भी प्लास्टिक की है, त्रिपाली प्लास्टिक का है। पर इन सभी प्लास्टिकों में कुछ ना कुछ अंतर तो है। ये भी प्लास्टिक है, वो सीट भी प्लास्टिक है, कुर्सी भी प्लास्टिक है, ये इसका कवर भी, कंप्यूटर का, टीवी का कवर भी प्लास्टिक है। बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की हैं, पर सारा प्लास्टिक एक जैसा होता है क्या, सब प्लास्टिक में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो प्लास्टिक को मुख्यतः हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कि भाई जिस प्लास्टिक को आप जितनी बार चाहो गर्म करो और उसको एक नया आकार दे दो, पिघला दो। बात समझ रहे हो, एक बार आपने गर्म किया, उसको एक आकार दे दिया, वो बन गया, उसका उपयोग किया, आपको लग रहा है कि नहीं, इसको फिर से गर्म किया, फिर से नया आकार दे दिया। तो जितनी बार चाहो उसे आप नया आकार करके फिर से उपयोगी बना सकते हो। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसका आप एक ही बार उपयोग कर सकते हो। गर्म किया और एक बार आपने उसका ढांचा बना दिया, फिर वो दोबारा आप उसको फिर से गर्म करके फिर से नया ढांचा नहीं बना सकते। जैसे प्लास्टिक की पन्नी वगैरह जो है, या बोतल हैं, जो हमारी बोतलें वगैरह होती है, पानी की बोतल वगैरह आती हैं, इनको आप कितनी ही बार गर्म करके पिघला के कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि ये जो केस है, ये जो इसका बॉक्स है, ये एक बार बन गया, अगर इसको आप तुमने गर्म कर दिया तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा, ये दोबारा से ढांचा इसका नहीं बनेगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये कहलाता है थर्मोसेटिंग। अच्छा, इसके नाम में छुपा है, थर्मोप्लास्टिक बार बार गर्म करो, थर्मोसेटिंग, सेट हो गया, एक बार सेट हो गया तो हो गया, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेंगे भाई, कौन कौन से प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक होते हैं और कौन कौन से प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। बात समझ में आ रही है आपको मेरी। चलिए देखते। जैसे मैंने आपसे कहा भी प्लास्टिक क्या है भाई, पहले समझिए। प्लास्टिक उच्च अणुभार वाले क्या होते हैं, बहुलक। बहुत सारे अणुभार वाले बहुलक होते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब ये आप लोगों के दिमाग में क्लिक कर गया क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है इसका।
हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं, जिनमें कार्बन हाइड्रोजन हो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। लेकिन असंतृप्त का मतलब क्या है? जिसमें 2 और 3 बंध, मतलब एल्कीन और एल्काइन। यानी कि एल्केन से नहीं बनता प्लास्टिक, काय से बनेगा? या तो एल्कीन से या एल्काइन से, क्योंकि एल्केन में 1 बंध होता है, एल्कीन में 2 बंध होते हैं और एल्काइन में 3 बंध होते हैं। तो पहला बंध एकल बंध वाले के साथ में प्लास्टिक नहीं बनेगा, प्लास्टिक बनेगा द्विबंध और त्रिबंध। और द्विबंध और त्रिबंध बंध कायम होते हैं एल्कीन में और एल्काइन में। इसलिए हम एल्कीन और एल्काइन को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? अब ये मैंने कल भी बताया था, लेकिन अभी जिनको याद आ गया था तो वो तो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। बाकी जो मोह बुरो करे बैठे हैं, जिन्हें कल भी बताया था और आज याद नहीं आया, और आज भी बताया है कल फिर याद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी हिसाब से पढ़ते हैं ना, वो उतना ही लेते हैं ज्ञान, क्योंकि वो घर पे जाकर देखते नहीं है बिल्कुल। तो हमने कहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपिलीन आदि के बहुलीकरण की क्रिया, कहा कि एथिलीन, प्रोपिलीन की बहुलीकरण क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टिक। जैसे एथिलीन से क्या बना था? पॉलीथीन, है ना। प्लास्टिक अत्याधुनिक जीवन का उपयोगी पदार्थ है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम प्लास्टिक का उपयोग कर ही रहे हैं। हमारे दैनिक जीवन की रोजमर्रा में हर चीज प्लास्टिक की हो गई। अब क्या नहीं है बताओ, किचन से लेके कपड़ों से लेके हर चीज। अब जो आपने जो कपड़े पहने हैं उनमें भी सब बहुलीकरण की प्रक्रिया से बन रहे हैं। आप सोचोगे प्योर कॉटन के कपड़े कौन पहन रखा है? किसने पहने हैं? कॉटन माने कपास के कपड़े कहाँ हैं? सब में संश्लेषित रेशे आ गए हैं। ठीक है। प्लास्टिक को उसकी ताप सहन करने की क्षमता, क्या ताप सहन की क्षमता अनुसार हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी बांटते हैं भैया? एक कहलाता है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी हाल समझाया था मैंने आपको। थर्मोप्लास्टिक मतलब ऐसा प्लास्टिक जितनी बार गर्म करो नया आकार दे दो, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार सेट हो गया तो फिर नहीं बदलेगा। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक, इसके अंतर्गत वे प्लास्टिक आते हैं जो ऊष्मा पाकर शीघ्र पिघल जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है, या हमारा पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं? पीवीसी। इसे गर्म कर पुनः नए सांचे में ढाला जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसके अंतर्गत बेकेलाइट, रेजिन, फिनॉल, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, सिलिकॉन, पॉलिस्टर आदि प्लास्टिक आते हैं। ये प्लास्टिक ऊष्मा पाकर पिघल जाते हैं और अधिक ऊष्मा देने पर कड़े हो जाते हैं। दोबारा से ऊष्मा दोगे तो कड़क हो जाएंगे, ये दोबारा जो है फिर पिघलेंगे नहीं और नया सांचा नहीं लेंगे। ठीक है। अब क्या करना है? याद रखना है। पूछें तो बेकेलाइट क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, तो आपको पता होना चाहिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से एक थर्मोप्लास्टिक है, निम्न में से एक थर्मोप्लास्टिक है, और ऑप्शन दे दिए 4। एक ऑप्शन दे दिया आपको पॉलीथीन ए में, दूसरे में दे दिया उन्होंने रेजिन, तीसरे में दे दिया फिनॉल, चौथे में दे दिया बेकेलाइट। तो आप क्या लगाओगे? पॉलीथीन। लेकिन कब लगाओगे? जब पता होगा निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है या नहीं है। ये वाला प्राणी छोटा सा पीछे लगा रहता है, नहीं है। निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है, और हमने पढ़ लिया निम्न में से कौन थर्मोप्लास्टिक और नहीं है, पढ़ाई नहीं, और फिर लगा दिया आंसर। उसने पूछा था थर्मोप्लास्टिक नहीं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन दे दिया बेकेलाइट, रेजिन, फिनॉल और पीवीसी। सुनो प्रश्न क्या था? थर्मोसेटिंग, निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, और हमने ऑप्शन दिया उससे पहले में बेकेलाइट, दूसरे में रेजिन, तीसरे में फिनॉल और चौथे में पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमने पढ़ा निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और नहीं है, पढ़ाई नहीं है। और पहला ऑप्शन था
बेकेलाइट। हमको अच्छी तरीके से याद है कि बेकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और हमने बी सी डी कोई ऑप्शन देखे ही नहीं, और हमने पहला ही बेकेलाइट पे क्लिक किया और अगले क्वेश्चन पे आ गए, और मन ही मन खूब खुश हुए कि हमारा तो 1 नंबर पक्का है। और फिर बाहर आके, जैसे बाहर आके क्या, जैसे ही पेपर सबमिट होगा, अरे यार इतने सरल पेपर लग रहा था, नंबर कम का आया है, नंबर कम कम का आया है। जैसे ही अपन ने सबमिट हुआ तो नंबर रह गए 55। अरे यार मोल पूरे क्वेश्चन आ रहे थे। तो हम ऐसी छोटी 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 गलतियां करते हैं और नंबर कम आते हैं। अब आप ये पूछूं मैं आपसे कि ये छोटी गलतियां करते हैं, पर ये गलतियां ठीक कैसे होंगी, ये गलतियां ठीक कैसे होंगी, ये गलतियां हम कब ठीक कर पाएंगे? तो ये इस गलती को ठीक करने का कोई मेरे पास भभूत या जादू मंत्र नहीं है कि ताबीज बांध दऊं। ये गलती केवल और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से ठीक होती है। जितने ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लगाओगे उतनी ही जल्दी ये आपकी, जितने ज्यादा लगाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ये सिली मिस्टेक, ये छोटी छोटी गलतियां ये हमारे कम से कम हर पेपर में 7-8 क्वेश्चन खराब करवाती हैं। ये 7-8 क्वेश्चन तो हमारे आते हुए गलत होते हैं, जो हमें आते हैं फिर भी गलत होते हैं। ये गलतियां प्रैक्टिस से ठीक होती हैं। प्रैक्टिस करने के और भी बहुत सारे फायदे होते हैं कि एक फायदा ये होता है कि आप देखोगे जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपको भले ही प्रश्न के बारे में पता ना हो, प्रश्न के बारे में आपको पता ना हो, प्रश्न आपको समझ ही ना आ रहा हो, आपने कभी पढ़ा ही ना हो, फिर भी आपने अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो आप जो तुक्का लगाओगे ना, तुक्का, वो तुक्का आपका बहुत हद तक सही हो जाता है उस व्यक्ति का। किसका? जिसने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की। उसको समझ में आने लगता है कि यार ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये हो सकता है। ये आपने खुद फील किया होगा जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो काहे की फील करेंगे? क्यों महाराज, तू तो करता ही नहीं है। करता है, करता है, कितना सीधे बन जाता। बेटा तेरी खाल पटाक घुस भर दूं मैं, हरामखोर। बिल्कुल नहीं पड़ता घर पे, मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, पढ़ लिया कर घरे। तो वो लोग जो घर में प्रैक्टिस नहीं करते उनका यही हाल होता है। देखो, तो हमने बताया आपको 2 प्रकार के प्लास्टिक हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। भाई थर्मोप्लास्टिक क्या है? इस तरह का प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, है ना। और भी उदाहरण दिए, देखो पीवीसी, पॉलीथाइनिल, पॉलिस्टीन इत्यादि थर्मोप्लास्टिक के प्रकार हैं। इसके द्वारा खिलौने, बैग, रस्सी और स्टेशनरी आदि की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है। अब अगर बात करूं मैं इसकी हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की, तो इसमें क्या होता है? इसमें गर्म करने पर फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है, पुनः गर्म करके आकार चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल बेकेलाइट या यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, एपॉक्सी रेजिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के प्रकार हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का प्रयोग ऑटोमोबाइल के पुर्जे, ऑटोमोबाइल मतलब ट्रैक्टर, टायर, बस, ट्रक, कोई भी, है ना, बिजली के प्लग, जो प्लग होते हैं, रेडियो, टीवी के कैबिनेट, कैबिनेट मतलब ये बॉक्स, रेडियो के, टीवी के, कंप्यूटर के कैबिनेट, केस भी नहीं बोल सकते हैं, टेलीफोन रिसीवर लगाते हैं कान से, इत्यादि अनेक उपकरण बनाए जाते हैं। ठीक है, कैसे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर देखें तो ये रेखीय बहुलक होते हैं, ये क्रॉस बंधित होते हैं। एक रेखा में होते हैं वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक, और ये होते हैं क्रॉस, शाखाएं निकली रहती हैं इनमें से। इनमें दुर्बल वंडरवॉल्स बल, दुर्बल मतलब कमजोर, वंडरवॉल्स बल अंतर आणविक बल के रूप में होता है, जिसे गर्म करने पर मुलायम होकर आसानी से पिघल जाते हैं। इनमें हमने कहा रासायनिक क्रॉस बंद होने के कारण ये अगलनीय हो जाते हैं। अगलनीय मतलब होता है ना गलने वाले, अगलनीय, तथा गर्म करने पर पिघलते नहीं।
विभिन्न आकार में इन्हें पिघली अवस्था में सांचों में डालकर प्राप्त किया जा सकता है तथा इन्हें बार बार मोल्ड किया जा सकता है। जबकि मोल्डिंग के समय ही क्रॉस बंद बनने के कारण, जब भी गर्म करके मोड़ते हैं तो उस समय क्रॉस बंद बनने के कारण कठोर और अपरिवर्तनीय हो जाते हैं, जिससे इन्हें बार बार मोल्डिंग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए वही पॉलिस्टाइन, पीवीसी, टेरिलॉन, उदाहरण के लिए इसमें फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, गिलपटल इत्यादि और भी दिए हैं, उदाहरण के लिए बेकेलाइट और एक मेलामाइन। एक काम करना, ये 3-4 जगह दे दिए मैंने, आप तो अपने हिसाब से एक जगह लिख लेना उदाहरण काय के थर्मोप्लास्टिक के, एक जगह लिख लेना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। समझ में आ रही है मेरी बात? अपने नोट्स में ही थर्मोप्लास्टिक कौन कौन सी हैं देखो, इसमें जैसे पॉलिस्ट्रेन, पीवीसी, टेरिलॉन यहाँ दिए थे। इससे पिछले वाले पेज पे भी आप देखोगे, इससे पिछले वाले पेज पे भी आप देखोगे तो जैसे इसमें पीवीसी, पॉलीथीन, पॉलिस्ट्रीन दिया था, है ना। और भी इस पे मैंने इस साल बहुलक में इसमें क्या दिया था अपने, इसमें भी पॉलीथीन और पीवीसी दिया था। ऐसे ही आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बेकेलाइट, रेजिन, टेरिलॉन, फिनॉन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन, पॉलिएस्टर, ये सब काय के उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। और भी अगर आपको इकट्ठा यहाँ से नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास गूगल है, गूगल से बोलो, चैट जीपीटी से बोलो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बताओ, तो वो सब बता देगा भैया, बता देगा नहीं बता देगा। उपयोग करना तो आना चाहिए, रील देखने के अलावा भी तो और भी तो काम हो सकता है, मोबाइल का नहीं हो सकता। अब करना है तो करो और नहीं करना है तो निपट जाओगे, और क्या है। अब देखो जैसे हमने कहा थर्मोप्लास्टिक में जो उदाहरण दिया था मैंने आपको, कहा पॉलीथीन का। पॉलीथीन एथिलीन के उच्च ताप व दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। किसके? एथिलीन के। उच्च ताप और उच्च दाब पर मिलाओगे, है ना। इसका उपयोग जो होता है बोतल, बाल्टी, पाइप, पैकिंग की पन्नी आदि बनाने में किया जाता है। एथिलीन, एन क्या मतलब है? अणुओं की संख्या। बहुत सारे अणु मिला दिए तो क्या बन गया? पॉलीथीन। उपयोग पैकिंग थैलियां बनाने में पॉलीथीन है, तो एथिलीन से। ऐसे हमने कहा पॉलीस्टाइरीन, इसमें क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन में फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप, इसमें भी एथिलीन है पर इसमें कौन सा एथिलीन है? फेनिल एथिलीन। क्या है? फेनिल एथिलीन बनाने, इसका उपयोग क्या करते हैं? अम्ल रखने की बोतल, क्या रखने की? अम्ल। अम्ल मतलब एसिड, क्योंकि और सामान्य प्लास्टिक एसिड से खराब हो जाता है, इसके लिए अलग से प्लास्टिक चाहिए। इसका नाम क्या होता है? पॉलीस्टाइरीन। इसमें क्या था? इसमें देख ध्यान सुने ना, जैसे पूछे कि पॉलीथीन में एकलक या मोनोमर क्या था, तो एथिलीन था। क्या था? ऐसे ही पूछा जाए कि पॉलीस्टाइरीन में मोनोमर क्या है, तो वो है फेनिल एथिलीन। क्या है? बहुत सारे फेनिल एथिलीन को मिलाया तो क्या बन गया? पॉलीस्टाइरीन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही मेरी बात? बहुत सारे फेनिल एथिलीन को मिलाया तो क्या बन गया? पॉलीस्टाइरीन। समझ में आ रही? बोतल बनाने में, सेलों के कवर बनाने में, सीडी का कवर बनाने में, खिलौने, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, ये सब बनाने में उसको उपयोग किया जाता है। वैसे पढ़ लेना। ये बोल लिखा है पॉलीवेनिल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पॉलीवेनिल क्लोराइड, शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? पीवीसी। तो पीवीसी कैसे बनता है? तो हमने कहा पीवीसी या प्लास्टिक वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। कहा कि प्लास्टिक वाइनिल क्लोराइड। क्या है? वाइनिल क्लोराइड। ये है वाइनिल क्लोराइड। बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड मिले, बहुत सारे वाइनिल क्लोराइड मिले। अब वाइनिल क्लोराइड मतलब क्या है भाई? देखो, कार्बन तो 2 ही थे, हाइड्रोजन 4 होते तो एथिलीन होता। क्या होता? एथिलीन। इसमें हाइड्रोजन 3 रखे, एक हाइड्रोजन को हटा के उससे क्या रख दिया? क्लोरीन। क्या रख दिया? बात सही में आ रही है? 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटाया, उससे क्या रख दिया? क्लोरीन। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। क्या कहलाएगा? और बहुत सारे विनाइल क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं तो बनता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बनता है? पीवीसी। तो भाई पूछा जाए कि पीवीसी का मोनोमर या एकलक क्या है, तो विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। ठीक है।
तो ये अपने इससे, और इसको अपना जो प्लास्टिक की चादरें आती है ना, टीन, प्लास्टिक के टीन बनाने में, बरसाती बैग बनाने में, पाइप बनाने में उपयोग करते हैं अपन काय का, पीवीसी का पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक। बैकेलाइट, ये क्या दिया है, बैकेलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आप जानते ही हैं, अभी पढ़ के आए। बैकेलाइट क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है। तो फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड क्या मिला रहे हैं, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के मिश्रण से बनता है। यह ऊष्मा अवरोधी और रासायनिक रूप से स्थायी रेजिन है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, विद्युत कुचालकों के निर्माण में किया जाता है। यानी क्या लिया अपन ने, फिनॉल लिया और फार्मेल्डिहाइड लिया, दोनों को के बहुत सारे अणु, एन माने क्या, अणु, बहुत सारे नंबर ऑफ अणु उसके, तो बहुत सारे अणु को जब मिलाया उच्च दाब पर, तो जो मटेरियल बन के तैयार होगा उसका नाम क्या होगा, बैकेलाइट। क्या नाम होगा। तो भाई बैकेलाइट का मोनोमर क्या है, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के अणु, क्या है, फिनॉल और फार्मेल्डिहाइड के अणु। उपयोग है इसमें इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, बाल्टियां, रेडियो, टेलीविजन बनाने में। ठीक है। अगला देखते हैं अपन, टेफ्लॉन। क्या दिया है, टेफ्लॉन। तो बताया था मैंने, टेफ्लॉन मतलब क्या बताया था, बर्तन का जो आप कवर बनाते हैं, जो हमारे जो पैन वगैरह होते हैं जिनमें हम खाना न चिपके, ऐसे बर्तन बनाने के लिए ब्लैक, काले रंग की जो परत लगी रहती है बर्तन में अंदर। तो देखिए आप देखेंगे कि टेफ्लॉन एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणुओं को फ्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, क्या कह दिया, सुन लिया, एथिलीन के चारों हाइड्रोजन परमाणु, मतलब जिसके तरफ चारों, देखो ये तो क्या था, अगर इसके तरफ चारों और क्या थे, हाइड्रोजन थे, क्या थे, हाइड्रोजन, तब तो ये क्या था, तब तो ये एथिलीन था। क्या था, एथिलीन। अभी हमने क्या काम कर दिया, अभी हमने काम कर दिया कि चारों इसके पर हाइड्रोजनों को हटा दिया और उसकी जगह क्या रख दिया हमने, फ्लोरीन। क्या रख दिया, इन चारों की जगह हमने क्या रख दिया भाई, फ्लोरीन। या चारों की जगह हमने फ्लोरीन रख दिया। अब फ्लोरीन रख देंगे चारों की जगह, तो भाई जो मटेरियल बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या बोलते हैं। ठीक है। इसके जिनके बहुत से अणु बहुलीकृत होकर टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण करते हैं। अच्छा, अब आपके लिए इंपोर्टेंट ये है कि आपसे पूछा जाए कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो आप लगाओगे टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जिनके बहुत से अणु आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा, टेफ्लॉन। क्या बन जाएगा, है ना, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, टेट्राफ्लोरो, टे से टेट्रा, फे से फ्लोरो, है ना, लॉन से एथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। यह एक अदहनशील पदार्थ है, मतलब जलता नहीं है। अदहनशील मतलब, अरे दहन माने जलना और अदहन माने नहीं जलना, है ना। यह एक पर सांद्र अम्ल व क्षारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये लिखा है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन को मिलाया बहुत सारे प्रेशर पर, तो क्या बन के आ गया, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का, जिसे हम बोलते हैं क्या, शॉर्ट में टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन का ही नाम क्या है, टेफ्लॉन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन 1,00,000 और पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन मोनोमर, इसी का शॉर्ट में क्या कह देते हैं, टेफ्लॉन। क्या कह देते हैं, है ना। बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में उपयोग किया जाता है। हमारे ये ना फ्राई पैन दिया है, तवा, इसमें जो काला रंग होता है वो काय का होता है, टेफ्लॉन का होता है। काय का होता है, टेफ्लॉन। समझ में आ रही। अभी हमारा प्लास्टिक कंप्लीट हो गया। तो प्लास्टिक जैसे मोनोमर होता है, ठीक वैसे ही मोनोमर क्या होता है, रबड़। क्या होता है, रबड़। रबड़ देखा है आप लोगों ने। तो रबड़ क्या होता है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, लेकिन अब वो रबड़ इतना मजबूत नहीं होता जिससे हम ट्रैक्टर के टायर वगैरह बना सकें, है ना।
ये कैसे करी, हाँ हाँ हाँ, मतलब जान देखो ही होए, देखा यो देख वे, हाँ हाँ हाँ। वो रबड़ कैसे बनता है, वो रबड़ ऐसे बनता है, नेचुरल रूप से रबड़ कैसे प्राप्त होता है, ऐसे। ये पेड़ है, दिख रहा है पेड़, पेड़ में हमने क्या कहा, कुछ छेद कर दिए, वो बाल्टियां घड़े कुछ लटका दिए, और उनसे, जैसे अपन देखते ना, अपन अकौआ में से, अंडा हुआ में से दूध टपकते नहीं, टपके, और पत्ता मत्ता तोड़ दो, छेदो कर दो, तो दूध टपकते नहीं, टपके। तो दूध टपकता है पेड़न में से, क्या टपकता है, दूध। वो दूध बनना कायम भल्लाओ बाल्टन में, और भाई दूध गरम कर कर के कब बनाते हैं भाई, रबड़। या जाए रख दें, दूध सूख जाए तो कब बन जाएगी, रबड़। बहुत से पेड़ पौधों से अलग अलग प्रकार के द्रव, लिक्विड पदार्थ, तरल स्रावित होते हैं। कुछ से दूध निकलता है, कुछ से गोंद निकलती है। बमूरा की गोंद खाई है, दाग का कहते हैं मास्टर अपन, गाद का कहते हैं। बचपन में अपन खाते थे, हम गांव में जाते थे, बमूरा की गाद टोल लाते, बाय बढ़िया घी में तल लेते, और वह फूल जाती और बढ़िया कुरकुरी कुरकुरी लगती। अबे अभी लड़ुआ बनते हैं, लड़ुआ जब मोड़ा मोड़ी होते हैं, लड़ुआ बनते हैं, क्या कहते हैं, मन से का लड़ुआ, हाँ भाई, काय के मिसवाक वसवाक के काय लड़ुआ बनता है। तो भाई लड़ुअन में भी डर थे, दाख, वो क्या कहते हैं वह, गाद, गाद गोंद, तो वह बढ़िया फूल जाती है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। तो वो भी चिपचिपी होती कि नहीं होती, वो भी एक प्रकार का बहुलक ही होता है। ऐसे ही क्या होता है, कुछ पेड़ों से, खास तौर पे जो कि हम कहें भूमध्य रेखीय देशों के आसपास, कहाँ पर, अब कुछ आदमी भूमध्य रेखीय देश नहीं समझते। अभी तुम सोच रहे हो कि नहीं हम तो समझते हैं, अरे तुम में से ही बहुत बैठे हैं जिन्हें पता नहीं कि भूमध्य रेखीय देश माने क्या। अरे भूमध्य रेखा के आसपास के देश। अब कौन के भले आदमी है, जो ही पता नहीं है कि भूमध्य रेखा कितने हैगी। तो भू माने दुनिया, मध्य माने बीच की रेखा, या दुनिया के बीच की रेखा। वहाँ गर्मी ज्यादा पड़ते हैं, है ना। तो उस इलाके में खास तौर पे अगर हम देखें, हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, कौन से देश, अब ये भी किसी व्यक्ति के दिमाग में केवल शब्द है कि क्या है सर, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश। जो लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके दिमाग में शब्द सुन के ही क्लिक हो जाती है, फोटो आ जाता है, क्या जाता है, फोटो। लेकिन आता उनके दिमाग में जिन्हें शब्दों का ज्ञान है, जिन्हें जो पता होगा दक्षिण कितना है, पूर्व कितना है, ऊपर एशिया कितना है, तो देश तो भटे ही याद आएंगे, कहाँ से याद आएंगे। आपके साथ दिक्कतें क्या हैं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बताता हूं, तो कहते चला गया तो फिर तो तुम जैसे आए थे वैसे के वैसे चले जाओगे। जैसे ये दुनिया है, तो ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो मैंने कहा था दक्षिण पूर्वी एशिया, तो पहले तो एशिया देखो, तो ये है एशिया, ये क्या है, एशिया। और एशिया में ये क्या है, दक्षिण, ये क्या है, पूरब। तो दक्षिण पूरब मतलब ये इलाका, ये उत्तर इलाका हो जाएगा, है। ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर पूरब हो जाएगा एशिया में, ये दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण पूरब। तो दक्षिण पूरब के देश मतलब ये देश, यहाँ कौन से देश हैं बताओ, यहाँ एक आध देशों के नाम बताओ। देखो ये कंडीशन है। अब जब तक आप लोगों के, आपसे कौन कह देगा कि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट की ये पहचान होती है कि उसे पता है कि दुनिया में नक्शे पे कहाँ क्या है। उसे पता है, मैं उंगली रख दूं कि ये कौन सा महाद्वीप है, कौन सा देश। और ये तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ही कचड़ा मटेरियल आने लगा है? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये पूरे देश, इधर सिंगापुर, ये सारे देश हैं, सब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। तो इस थाईलैंड वगैरह में, कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, बहुत सारे देश जिनमें, इन सभी देशों में खास तौर पे ये रबड़ के पेड़ होते हैं, और जिनसे रबड़ प्राप्त की जाती है। आप समझो, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, और यही परिणाम आपको दिक्कत दे रहे हैं।
जीएस को हमने समझ लिया है कि बस हो जाएगा, ऐसे नहीं होता यार। व्यक्ति, एक तो जीएस के सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, जीएस में 12-13 सब्जेक्ट हैं। 13 सब्जेक्ट तो हम काउंट ही कर लेते हैं। भाई इतिहास पढ़ना पूरा आपको, इतिहास में 3 पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। भूगोल पढ़ना, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। पूरे संविधान पढ़ना है आपको। अर्थव्यवस्था पढ़ना है आपको। आपको मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान, अगर एमपी की परीक्षा दे रहे हो तो एमपी जीएस पढ़ना है। फिर आपको पूरा का पूरा साइंस पढ़ना है, फिजिक्स अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री अलग पढ़ना है, बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी आपको जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, जियोलॉजी, बॉटनी पढ़ना है। इसके अलावा आपको विविध पढ़ना है, फिर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब ये सब्जेक्टों के नाम ले दिए मैंने, इतने सब्जेक्ट हो गए। अब इन सब्जेक्टों को तुम अगर घुस जाओ तो ज्योग्राफी पढ़ने लगो तो ज्योग्राफी मतलब क्या, वर्ल्ड और इंडियन, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ जाओ तो 2-3 महीने में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो पाएगी। और फिर एक एक बारीक बारीक चीज़, एक एक यूनिट, यूनिट में भी फिर एक एक पॉइंट है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। अब इतना कठिन तो है नहीं है कुछ, क्योंकि अगर कठिन होता तो ये दुनिया में, अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे क्या होगा, तो जरूरी थोड़ी है कि तुम पढ़ो ही। अगर सबरी पढ़ लिख के कलेक्टर बन रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, तो फिर ये, जैसे कि टिक्कियों को ठेला लगाना, जैसे कि चाट का ठेला लगाना, जैसे कि और भी चोरी चकारी करना, गुंडई करना, किसानी करना, बासन माजना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, है ना, ये और भी काम करना, ये सब तो काम कौन करेगा दुनिया में, बताओ। इन सब को कामों को करने के लिए भी तो आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई कोई आदमी बेचारा मजदूरी करेगा, तो आप लोगों को यदि ये पढ़ना बुरा लग रहा है तो आप इनमें से कोई अपना काम देख लेना, और क्या करना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। अब जीना है तो जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे तो हो नहीं सकता कि बैठे रहो और जी लो। बाप हो चाहे भैया हो, चाहे मैतारी हो, चाहे हो भैया, तुम 4 दिन काम मत करना, तुमसे कितना कौन प्यार करता है तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें हाथों पे धरे फिरती ना, मेरी बेटी, मेरा बेटा। भाई माँ से ज्यादा प्यार कोई करता है क्या? मतलब ऐसा है कि माँ का प्यार सबसे बड़ा प्यार माना जाता है दुनिया में। और देखा जाए तो लास्ट हद तक एक ही व्यक्ति साथ दे देता है, वो है माँ। लेकिन तुम मत करना जरा कछु काम, और देख लेना मम्मी का तमाशा। मत करो कुछ काम। और खासतौर पे लड़कियां तो अच्छे समझती होंगी कि लड़कों का पाला मम्मी से थोड़ा उतना ज्यादा नहीं पड़ता। मम्मी बेचारी चलो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं कहती, क्योंकि लड़कों लड़कों लड़के जो काम करते हैं वो बाहर के काम होते हैं वो। और मम्मी का और लड़की काम तो एक ही होता है, वही किचन वाला काम, वो झाड़ू पोछा बर्तन वाला काम। देखो मम्मी भंडे भंसा सब बासन फेंका फेंकी हो लगता, सो रही है बेंडर ये। भाई सीधी सी बात है कि काम ही सबको प्यारा है। वो पत्नी आपको कितना ही बड़ा पति परमेश्वर कहे, तुम 2 दिन सोते रहो, भुंसा इस गार दे शुरू हो जाएगी, संजान बंद नहीं हो रही। काम तो करना पड़ेगा। अब काम करना ही पड़ेगा तो कम कुछ ढंग का ही काम कर लिया जाए, काहे बेगार अटारी जाए, कुछ ढंग का काम कर लिया जाए। अब ढंग काम क्या है? ढंग के काम से तात्पर्य यह है कि आपको जिसमें खुशी मिले। अब आप कहो सर हमको तो सोने में खुशी मिलती है, हैं? सबसे ज्यादा खुशी तो हमें कायम मिलती है, सोने में मिलती है। बढ़िया सोए और मोबाइल चलाएं, कोई कछु के ना। पर ऐसा नहीं होगा ना यार, तुम भी समझ रहे हो। उसके लिए अब तुम्हें कुछ तो त्याग तो करना पड़ेगा। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? तो समय के हिसाब से निर्णय लिया जाता है भाई, टाइम के हिसाब से। जैसे एकदम सरल सी भाषा में समझा दूं, मतलब कोई घुमाव फिराव नहीं, लंबी राजनीति में नहीं कर रहा। आप मुझे ये बता दो, जैसे अभी आपकी उम्र है और आप पढ़ रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन तैयारी कर रहे हो नौकरी की, ये समय कितना चल जाएगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। भाई किसी जो एकदम कम उम्र के हैं वो 3 साल तक खींच लेंगे। जो जो लास्ट कुछ कुछ का ऐसा है कि उनको बस आखिरी टाइम चल रहा है, ये जैसा और देख लें।
है ना। कुछ क्या ऐसा है जो भी सोच रहे हैं चलो भाई 1-2 साल लगा देंगे, पर इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, मिलते नहीं, किसी को नहीं मिलता। और फिर मेरे हिसाब से एक और बात बताऊं मैं, कि इससे ज़्यादा कोई लगाता भी है ना तो वो फालतू समय बर्बाद कर रहा है। अगर 6-7 साल तैयारी करके नौकरी लग भी गई तो जीवन के 6 साल तुमने जो बर्बाद कर दिए नौकरी के लाने, मेरे हिसाब से बेकार है। 2-3 साल बहुत होते हैं, 2-3 साल में लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं फिर अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। नौकरी सब कुछ थोड़ी है, जीवन भी तो है कुछ। नौकरी के पीछे लगे 40 साल 35 साल पढ़ ही रहे हैं कई पागल ढोरन जैसे। 35 साल आदमी ने पूरी जिंदगी जी ली, 35 साल जो करना था वो कर लिया। अब तुम्हारी 35 साल में नौकरी लगी, अब तुम 36 साल में ब्याह हुए हो, 40 साल तुम मोड़ो मोड़े हो जाएंगे, तुम बूढ़े हो गए। हमारे तो मैं ये मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो 2-3 साल का समय है उसमें अपने आप को पूरा झोंक दो, लगे तो लगे और ना लगे तो हम कुछ और देखेंगे। 2-3 साल का समय है, इसमें अपने आप पूरा झोंक दो। और ये मेरा अनुभव भी रहा है 13-14 साल पढ़ाने का, कि जिनकी लगनी होती है ना वो 2-3 साल में लग लेती है, जिनकी लगनी होती है ना वो 2-3 साल में लग ही लेती है। और जिनकी नहीं लगनी है ना, लगनी होती है का मतलब अपने आप लगती है क्या? मतलब जो ढंग से पढ़ रहे होते हैं, जो अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाते हैं, अनुशासन में रख पाते हैं, वो लग लेती। नहीं लगनी है, नहीं लगनी है मतलब क्या? ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। वही पढ़ तो रहे हो, कोचिंग भी ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, वही 2 दिन 3 दिन पढ़ लेते हो, 4 से 8 दिन नहीं पढ़ते हो, वही चल रहा है टालम टलम वाला काम। अपने आप को हर 2-4 दिन में याद दिला देते हो कि अरे यार अपन ने इस बार तो अच्छे से करूंगा, अच्छे से करूंगा, बस ये याद दिलाते रहते हो, करते कुछ हो नहीं। फिर तुम एक्सपायर हो जाते हो, बिल्कुल एक्सपायर डेट निकल गई है आपकी, खत्म हो गए तुम, और पता पर सारे जीवन बर्बाद कर लेते हो। 2-3 साल अपने आप को झोंक दो। मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, 3 साल का टारगेट ले लो कि इस 2-3 साल में नौकरी चाहिए ही चाहिए चाहिए। इसे मिलनी है तो ठीक, नहीं मिलनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन बहुत बड़ा है, बिना नौकरी के भी लाखों लोग जीते हैं, और नौकरी वाले भी लाखों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हम देखते हैं आईएएस आईपीएस भी आत्महत्या कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो खुशी का मापदंड कोई अकेली नौकरी नहीं है। जैसे आप कलेक्ट, अब यूपीएससी से बड़ी परीक्षा कौन सी? आईएएस से बड़ी पोस्ट कौन सी है? कलेक्टर से बड़ी पोस्ट है कोई नहीं है ना, उससे बड़े आईएएस ही है। तो आपने बहुत बार अखबारों में पढ़ोगे उस आईएएस ने फांसी लगा ली, सुसाइड कर लिया, तो वो कैसे दुखी था भैया? वो तो कलेक्टर ही था, सब कुछ था उसके पास, तो नाम था, पैसा था, सब कुछ अच्छा रहा होगा, कलेक्टर बना तो अच्छी पत्नी भी अच्छी मिली होगी, सब कुछ अच्छा होगा। दिन भर नौकर चला चाकर आगे पीछे फिरते होंगे, हैं? बड़े बड़े एक्टर बड़े बड़े नेता मर जाते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी। इसलिए खुशी का मापदंड अकेली नौकरी तो है नहीं है। आप समझो कि आप अपने बस कर्म में मस्त रहो। जो अपने काम को ढंग से करता है वो अच्छे से जीवन जी लेता है। और आपका अभी हाल फिलहाल में काम केवल बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे अलावा तुम्हारा कोई काम है नहीं। और तुम अगर अभी इस काम के अलावा कोई और काम को प्राथमिकता दे रहे हो, तुम अपने ही पैरों पे बहुत जोर से कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप देखो, ये तो तुम अच्छी तरीके से जानते होगे ना कि जहां हम एनर्जी लगाने लगते हैं, जिधर जिस दिशा में हमारी ऊर्जा लगने लगती है, परिणाम उधर आने शुरू हो जाते हैं। होते कि नहीं होते? कोई भी काम करो, बढ़िया मन लगा के झाड़ू पोछी कर दो तो मम्मी मम्मी खुश हो जाए, उधर परिणाम आ जाएंगे। मन लगा के एक दिन पढ़ लो, उधर परिणाम आ जाएंगे। मन लगा जिस तरफ ऊर्जा लगा दोगे, परिणाम उधर से ही आने शुरू हो जाते हैं। मत लगाओ ऊर्जा, ऊर्जा को बांट दो 4-5 दिशाओं में, तो वही है कि मिले जुले परिणाम आएंगे। नैतिकता से संतोष कहीं से नहीं मिलने वाला। तो अभी प्राथमिकता में पढ़ाई को ले लो, नहीं लिए तो ले लो। अभी अभी तक जो हो गया उसको भी छोड़ दो, आज से ही ले लो। क्या बिगड़ा है? कुछ नहीं बिगड़ा, आज से ही ले लो। कि आज से टारगेट है कि बिल्कुल कमरा अपना, अपनी किताबें, अपनी कोचिंग, अपने नोट्स। और अभी हमने सोच लिया कि 1 साल तक
अब तो बिल्कुल अपन अपने फोकस पे ही चलेंगे। अब लगेगी 1 डेढ़ साल में तो ठीक, और नहीं लगेगी, हमको लग रहा है कि अब। और सुनो, ऐसा कभी होता नहीं है कि अगर तुमने सोच ली ना कि 1 डेढ़ साल ढंग से पढ़ लूँ, लगेगी तो ठीक, ना लगेगी तो ठीक, जब सोच के 1 लाख% नौकरी लगती है। इतनी सी गुंजाइश भी नहीं होती है कि ना लगे, लगती ही है। हम लोग अपना प्रयास ढंग से करते नहीं। 1 साल में ऐसा कौन सा विषय है जो ना हो पाएगा? 1 डेढ़ साल आदमी ढंग के पढ़ ले, क्या गणित नहीं हो पाएगा? क्या रीजनिंग नहीं हो पाएगी? क्या साइंस नहीं हो पाएगी? तुम्हारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, तुम सोते सोते निकाल दो, फर्र दिन निकल जाएगा। अभी तुम जो गए, कोचिंग पढ़ी, मोबाइल चलाया, रोटी खाई, अब संजय भाई जात, कल फिर कोचिंग आ जाओ। लेकिन अगर तुमने तुम्हारे दिन को सिस्टमेटिक ढंग से बांट लिया, यहाँ से कोचिंग पढ़े, यहाँ पूरा फोकस दे रहे थे, घर पे जाके खाना खाने में भी पूरा फोकस लगाया, पर नहाकर पढ़ने बैठने में फोकस लगाया, टाइम शेड्यूल को बांटा और समझा, तो तुम देखोगे कि दिन तुम्हारे लिए अपने आप लंबा हो जाएगा। दिन तुम्हारे अपने आप लंबा हो जाएगा। वो बाकी तुम देखो तो समय की स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अरे यार, रविवार नेक में आ जाता है, महीने नेक में जा रहा है, साल नेक में जा रही है, समझ में नहीं आ रहा। दिन तो पता नहीं चलता, हर दिन सोते तब ध्यान रहता है, अरे यार कल भी सोए थे, नहाते हैं तब यार, अरे यार कल अभी तो नहाओ। तो बात समझ रहे हो? इस तरीके से फर स्पीड से टाइम जा रहा है। अगर आप जरा सा आप चेतन अवस्था में देखें, टाइम निकल रहा है बिल्कुल फर फर फर। और अगर आपने उसको सिस्टमेटिक बना लिया तो तुम देखना, एक दिन भी तुमको फिर एहसास हुआ कि ये मेरा दिन गया है, ये मेरा दिन बीता है। और एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है फिर भैया। ये बातें दैनिक जीवन में अगर अपनाओगे तो उपयोगी होंगी। बाकी अगर केवल प्रवचनों के भांति सुन रहे हो और यहां हर दिन सुन रहे हो मेरे से, और हर दिन तुम जा रहे हो, तो फिर जैसे हर दिन थे वैसे ही हर दिन हम रहेंगे। अपनाना पड़ेगा भैया, मत अपनाओ। इसलिए टीचर का एक महत्व होता है। भाई मास्टर आपसे आपके हित की बात कहता है, किताबें आपसे आपके हित की बात कह रही हैं, पर आप लोग उनको क्या है, वही वाला होता है काम। कैसा? हर साल लाखों करोड़ों भागवत कथाएं, शिव महापुराण कथाएं, कितनी कथाएं हमारे भारत में होती हैं, होती कि नहीं होती? सारे लोग धार्मिक आयोजन होते हैं। अगर मुझे बताओ, सारे लोग धार्मिक, किसी भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब धर्मों के धार्मिक आयोजन होते हैं, और सब धर्मों में अच्छी ही बात बताई जाती हैं। इंसान से प्रेम करो, किसी का बुरा मत करो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी के पैसा को मत हड़पो, किसी अन्याय मत करो, कहते हैं। और उन धार्मिक आयोजनों में हजारों करोड़ों लोग जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? मुझे बताओ कि अगर उन कथाओं से सुधर रहे होते तो आज हमारा देश स्वर्ग ना होता? सब झूठ बोलना छोड़ रहे होते, सबने पाप करना छोड़ दिया होता, सबने बेईमानी छोड़ दी होती। लेकिन वो आपके ही भाई बंधु हैं, वो आप जैसे ही हैं। जैसे मैंने अभी कहा, बहुत कहा कि रेगुलर पढ़ना है, डेली रोज टाइम टेबल बना के पढ़ो, डेली के डेली काम करो, डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, अच्छे से पढ़ो, फोकस से करो, डाउट क्लियर करो। सुन लिया? ये वैसे ही है, झूठ मत बोलो, दूसरों को बुरा मत करो, मोह माया में कुछ नहीं रखा, भगवान का भजन करो। ऐसे वो सुन के आ जाते हैं ना वहां से, पंडाल से, भागो ज्ञान भाई जरा के, महाराज तो चिल्ला रहे होंगे, है ना? तो वैसा ही तुम अभी हाल ज्ञान जरा के जाओगे, जाएंगे जाओगे सीढ़ियां से उतर के पहले कि कोचिंग को ज्ञान कोचिंग में जरा दो, घरे नहीं जाना चाहिए, चलो को दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, पर ऐसा तो नहीं है कि वो पंडाल में 100-150 आदमी बैठे थे तो 100-150 में से ऐसे कुछ भी ना हो जिन पे कोई प्रभाव पड़ा हो। कुछ तो होते हैं मुट्ठी भर लोग जिन पे 2 4 6 लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है, 10 लोगों पर प्रभाव पड़ता है,
पूरे पंडाल में 2 4 10 पे ही प्रभाव पड़ता है, और वो लोग अपना जीवन सुधार लेते हैं, वो बड़े आनंद में रहते हैं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो भगवान के ईश्वर के बड़े नजदीक हो जाते हैं, आनंद से जीवन जीते हैं। ऐसे नहीं कोचिंग में बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े। अगर ऐसे नहीं पढ़ रहा होता तो ये सारी कथाएं भी बंद हो जाती, सारी कोचिंग क्लासेस भी बंद हो जाती, सारे मास्टर बंद हो जाते। प्रभाव पड़ता है कुछ लोगों पे, कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ता है, और वो लोग फिर सिलेक्शन ले जाते हैं, नौकरियां कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कोई नहीं करे, फिर तो कोचिंग बंद ही हो जाए। तुम में से कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम अपने काम को निरंतर जारी रखते हैं। अब वो आप तय करते हो कि प्रभाव मुझे मेरे ऊपर पड़ना है कि नहीं पड़ना। जिसे चाहिए नौकरी तो पड़ेगा, ये तुम जान रहे हो ना। सबकी नहीं लगती ना, पर कुछ की तो लगती है ना। पर वो कुछ को होते हैं, कुछ होते कौन है? कुछ मंगल ग्रह से आते हैं क्या? एलियंस होते हैं क्या? कुछ उनके 4 5 आंखें होती हैं क्या? 2 4 6 कान होते हैं क्या? हाथ पैर आंख कान नाक तो वही तुम्हारे सेम है, पर नौकरी तुम्हारी नहीं लगी, उनकी लगी। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने समझा, सीरियस लिया, जीवन में अपनाया और नियमित किया, रेगुलर किया, रोज किया, बिना थके किया, सब्र करके किया, धैर्य धर के किया, और परिणाम आने शुरू हुए। अब आप इस बात पे विचार कर लो कि आपको नौकरी चाहिए या आपको नौकरी नहीं चाहिए। देखो बच्चों, मैं अच्छे से बात बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको लगभग 10 मिनट तक आपको अभी ज्ञान दिया। 10 मिनट से पहले मैं आपको पढ़ा रहा था। 10 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्ञान दे रहा हूँ। वो 10 मिनट पहले मैं आपको प्लास्टिक, पीवीसी, फलाना ढिकाना सब पढ़ा रहा था। तुमको मैं एक बार फिर बता दूं कि वो मेरा पढ़ाना सारा व्यर्थ है। जो 10 मिनट की क्लास है ये महत्वपूर्ण ज्यादा है। अगर आपकी चेतन अवस्था जग जाए तो, आप अपने आप को जान जाओ तो। मैं हर दिन आपसे एक ही बात कहता हूं कि पढ़ाई कठिन नहीं है। एक बात फिर से सुन लो, जो नहीं सुन रहे हैं वो सुन लो। पढ़ाई कठिन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, अच्छे कान खोल के सुनो। कुछ भी पढ़ना कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। कितनी बार कह दूं? कठिन बस एक ही चीज है, अपने आप को पढ़ने के लिए तैयार करना। क्या कठिन है? अपने आप को, खुद को पढ़ने के लिए तैयार करना। तुम देखो तो सही तैयार करके खुद को। अरे डाउट भागते हैं अपने आप दूर, हर चीज समझ में आती है। आज तो सब कुछ संसाधन है, यूट्यूब है, मोबाइल है, चैट जीपीटी है, गूगल है, मास्टर है, क्लास है, बुक्स है। संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है केवल हमारे अंदर की इच्छा की। अभी हाल भूल जाओगे तुरंत। देखो जैसे मैं उठ के जाता हूँ, क्लास आती है, कुछ बाहर जाते हैं भूल जाते हैं, कल फिर याद आएगा। जैसे अभी मैंने दे दिया कि ये वैदिक साहित्य वगैरह पढ़ के आना, जाके ही फेंक देंगे। मैंने कहा ये प्लास्टिक वगैरह, मैंने कह दिया ना कि भाई एक तरफ थर्मोप्लास्टिक, एक तरफ थर्मोसेटिक प्लास्टिक लिख लेना, उदाहरणों को जमा लें। अगर मैं कल चेक करूंगा तो मैं आपसे अभी कह रहा हूं कि कुछ ही लोग लिख के लाएंगे, कुछ ही लोग याद करके आएंगे, बाकी सब ऐसे के वैसे रहेंगे। मैं कह दूं कि थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पढ़ा दिया मैंने, कुछ प्लास्टिक के क्वेश्चन लगा लेना कहीं दूध डाल के, देखता हूं कौन लगा ले रहे हैं। कैसे आएगा? आप अपने सिलेक्शन को होने के लिए और ना होने के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हैं। ठीक? आज तक नहीं हुआ तो आपकी वजह से नहीं हुआ, आगे होगा कि नहीं होगा वो भी आप ही तय करोगे। मैं मार करके, अच्छी अच्छी भाषा कर बोल करके आपको केवल मोटिवेट कर सकता हूं। और मोटिवेशन शब्द को ध्यान सुन लेना। मोटिवेशन शब्द, अगर आप, अंग्रेजी का शब्द है मोटिवेशन, अगर इसको आप देखोगे तो ये बना है मूव से। काय से? मूव। मूव मतलब होता है ना हलचल। हलचल, हलचल हमेशा इसे हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं? प्रेरणा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। ये हमेशा आंतरिक विषय वस्तु है। आंतरिक समझ रहे हैं? मतलब तुम्हारे अंदर होती है। अभी प्रेरणा कभी भी बाहर ही नहीं हो सकती। मैं कुछ भी कर लूं, मेरे से नहीं हो सकती। मेरे
से जो भी किया जा रहा है ना, वो होता है प्रेरक। क्या होता है? प्रेरक। प्रेरक है। प्रेरणा मैं दे सकता हूं, लेकिन अभी प्रेरणा तुम्हारे भीतर पैदा होगी। मैं तुम्हें, जैसे मैंने उदाहरण देता हूं ना, कि मैं तुम्हें मार कूट के बांध के तला तक ले जा सकता हूं घोड़ा को, लेकिन घोड़ा पानी कब पिएगा? जब उसकी मर्जी होगी। क्या बिना उसकी मर्जी के हम उसे पानी पिला सकते हैं घोड़े को? हाँ, ले जा सकते हैं तला तक, लट दे के ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे। मैं तुम्हें मारूं, कूटूं, होमवर्क दूं, समझ रहे, बार पर गला दूं, अच्छे समझा दूं, मोटिवेट कर दूं, तो ये क्या है? तुम्हें केवल तला तक ले जाना है, पानी तो तुम्हें ही पीना है। अब पियोगे नहीं पियो, इसलिए ठीक है, ये रबड़ कल पढ़ा दूंगा मैं आपको, आपके लिए। अभी आप मैथ्स वगैरह रीजनिंग पे थोड़ा अच्छा फोकस कर लो, पेपर आपका है ना। रबड़ है, इसके बाद में हमारा रेसे हैं, ये कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा।